हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो हमने नीट की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चला रखी थी, जिसमें हम 2005 से लेके 2023 तक जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे। इस सीरीज में हमने 12th क्लास का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने 2023, 22, 21 एंड क्वेश्चन नंबर 18 2020 तक के ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए कि हमारे पास कोई एक रीजन है और इस रीजन का वॉल्यूम दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब। साथ में कहा है इसकी पूरे के पूरे रीजन के अंदर कहीं भी देखूं मैं हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पूछा है। तो वैसे तो हमको रिलेशन पता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर किसी रीजन का ई पता है तो हम उस रीजन में वी पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वी पता है तो ई पे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो सीधे सीधे इंटीग्रेट करके हम आर इनिशियल से लेके आर फाइनल में वी इनिशियल से लेके वी फाइनल में इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर वी पता है अपन को तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, या एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है वो, तो माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू जेड के कैप। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अपन को क्या कहा है कि इस पूरे के पूरे रीजन में जो है वोल्टेज कांस्टेंट है। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि अगर वोल्टेज किसी रीजन में अगर कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी आर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो, तो मैं कह सकता हूं इस पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। तुम इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और इसके अपोजिट में जाने पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है हमारे पास। अब पूरे के पूरे रीजन में किसी भी डायरेक्शन में जाऊं मैं, किसी भी डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब पक्का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जो इसको चेंज करा है। तो ओवरऑल किसी भी तरह से आप देख सकते हो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेपरेशन डी हैज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। आपसे कहा है कि एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया है ए और बीच का सेपरेशन है सी, अंदर एयर है। तो अभी इसकी कैपेसिटेंस की अगर बात करूं तो सी दैट विल बी पीपीसी की कैपेसिटेंस कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब आगे क्या कहा है, नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस डी बाई टू इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एज शोन इन फिगर हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 4, द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी। कि अब इसके अंदर क्या किया अपन ने, डी बाई टू थिकनेस का ये के इक्वल टू 4 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। तो अब इसकी नई कैपेसिटेंस और पुरानी कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा। तो सिंपल इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो देखो इन प्लेट्स के अक्रॉस अपन को सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो मैं इस कैपेसिटर को अब दो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकता हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए और बी के अक्रॉस मैं इस कैपेसिटर को दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं, जिसमें हर एक की जो सेपरेशन है वो dy2 है। हर एक का एरिया ए है। बस अंतर इतना है कि पहला वाले में एयर भरा हुआ है और दूसरे वाले में के इक्वल टू 4 भरा हुआ है। अब जितना इस कॉम्बिनेशन का ए और बी के अक्रॉस सी इक्वलेंट होगा, उतना ही इस कैपेसिटर का हमारे पास सी होगा। तो बस इसका सी इक्वलेंट फाइंड करना। तो इस फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास C1, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी की जगह dy2 लिखेंगे। या सेकंड वाले का C2 होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह dy2, साथ में एप्सिलॉन नॉट के साथ भी के भी आ जाएगा। तो अगर मैं C से कंपेरिजन कर लूँ तो C1 की वैल्यू हो गई 2C
और C2 की वैल्यू है 2K, के की भी वैल्यू रख देते हैं 4, तो दिस विल बिकम 8C। तो हमारे पास ए और बी के अक्रॉस जो नई कैपेसिटेंस होगी वो 2C और 8C के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो नई कैपेसिटेंस आ गई यहां से 8/5C। हमसे न्यू और ओल्ड कैपेसिटेंस का रेशो पूछा है, दैट इज 8:5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान देना पॉजिटिवली चार्ज बोला है, मेटेलिक थिन सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाय। आपसे कहा है कि एक मेटेलिक सेल है, कंडक्टिंग सेल है। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो अपन को प्रॉपर्टी पता है, कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो इसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, कुछ और कोई और चार्ज की प्रेजेंस नहीं है इसलिए यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, सिमेट्रिक सरफेस है। अब इसकी वजह से पोटेंशियल की बात पूछी है। ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बोला है तो हर जगह पोटेंशियल में प्लस का चार्ज क्यों रखा जाएगा, नेगेटिव होता तो माइनस क्यों रखते। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव वी की तरफ शिफ्ट हो जाता। यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे तो सारे पोटेंशियल पॉजिटिव आएंगे, तो सारा ग्राफ जो है हमारे पास वो वी एक्सिस पे प्लस की तरफ होगा। चारों के चारों ऑप्शन भी बता रही है चीज। अब होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर की वजह से अपन को पोटेंशियल के फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि आउटर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखा जाए तो वो उतना ही होता है जितना पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। क्यू प्लस में है तो के क्यू बाई आर रख दिया। सरफेस पे पोटेंशियल के लिए स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। और अंदर वाले पॉइंट्स पे अगर मैं पोटेंशियल की अगर बात करूं तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। उम्मीद है सबको फॉर्मूले पता होंगे। तो अगर पोटेंशियल का आर के साथ अगर वेरिएशन देखा जाए तो एक सरफेस वाला पॉइंट ले लिया, एक आउटर पॉइंट, एक इनर पॉइंट, तीन जोन ले लिए मैंने, सरफेस, इनर और आउटर। अब ग्राफ बनाते हैं। तो देखो चार्ज पॉजिटिव है तो हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, तो ऊपर ऊपर ग्राफ आएगा। अब सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई आर, तो सरफेस पे तो के क्यू बाई कैपिटल आर हो गया। अंदर हर जगह उतना ही है जितना सरफेस पे है, मतलब कांस्टेंट। आउटर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो करते हुए पॉजिटिव में पोटेंशियल घटेगा। तो करेक्ट ग्राफ विल बी दिस। अब ऐसा कौन सा शेप है हमारे पास, तो फर्स्ट में अंदर बी जीरो बता रखा है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ई जीरो होता है। ये लगातार ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, गलत हो जाएगा। थर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली शेप है। फोर्थ में पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, नहीं भी सरफेस के अंदर जो है वी कॉन्सेंट होगा, तो करेक्ट आंसर हमारे पास थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two metal spheres, one of radius capital R and another of radius 2r, respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge density on each of them? हर एक पे बताने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो पहले तो इसका कंसेप्ट समझिए कि मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q1, रेडियस R1। तो इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा हमारे पास। अब कंडक्टर का पोटेंशियल मतलब उसकी सरफेस का पोटेंशियल, क्योंकि सरफेस पे और अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। तो इसकी सरफेस का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई R1। सिमिलरली दूसरा हमारे पास स्फीयर, चलो जिसकी रेडियस में R2 मान लेता हूँ, चार्ज है उस पर मान लो Q2, पोटेंशियल हो जाएगा के Q2 बाई R2। अब V1 V2 में कोई भी कम ज्यादा हो सकते हैं। अब जैसे ही इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करोगे, चाहे इनको टच कराओ चाहे कनेक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो, जैसे ही इनको अगर अपन कनेक्ट करेंगे, मैं चलो हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ यहाँ V1 ज़्यादा है समझने के लिए, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से फ्लो होता है लो पोटेंशियल की तरफ। तो जैसे ही उनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक फाइनली दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। क्लियर। तो एक चीज तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आफ्टर टचिंग इन द एंड दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, कि इसका अगर V1 डैश है उसका अगर V2 डैश है, तो गारंटेड V1 डैश और V2 डैश बराबर हो जाएंगे।
चार्ज के सेम होने की गारंटी नहीं है, और पोटेंशियल गारंटी सेम होगा, क्योंकि जब टच कराएंगे तो इन पूरा का पूरा जो कंडक्टर है दोनों दोनों मिलकर एक ही कंडक्टर बन जाएगा, तो एक ही पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, तो पूरे के पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होगा। अब अगर मैं बात करूं कि चार्ज कितना होगा, तो मैं चलो मान लेता हूँ इस पे हो गया Q1 डैश और इस पे आफ्टर कनेक्टिंग हो गया Q2 डैश। अब पोटेंशियल लिखते हैं जरा, पहले वाले का पोटेंशियल लिखेंगे K Q1 डैश बाई R1, दूसरे वाले का पोटेंशियल K Q2 डैश बाई R2। तो यहाँ से चार्जेस का रेशो कितना आ गया, रेडियस के रेशो में, ठीक है। अब मेरे को इंडिविजुअल चार्ज का रेशो पता है, टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना था, टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2। तो जैसे इनको कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल सेम होने के लिए जो Q1 डैश और Q2 डैश है वो R1 रेशो R2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इंडिविजुअल की अगर वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, Q1 का चार्ज हो जाएगा हमारे पास Q1 का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज। सिमिलरली Q2 का भी चार्ज निकाला जा सकता है। क्लियर, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हमारे पास, क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे, इसने चार्ज ना देके बोल रखा है कि शुरुआत में दोनों पे सिग्मा सिग्मा था। अब दोनों पे सिग्मा था तो पहले वाले पे चार्ज और रेडियस भी दे रखी है हमको, रेडियस दे रखी है इसकी R और इसकी 2R, ठीक है। तो पहले वाले पे चार्ज रहा होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, दूसरे वाले पे चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4 पाई 2R का स्क्वायर। तो दिस इज 4 टाइम्स सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्यू टोटल कितना आ गया हमारे पास, ऐसे 4, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये टोटल चार्ज है। तो आफ्टर कनेक्टिंग हर एक का चार्ज अगर लिखा जाए Q1 डैश और Q2 डैश निकालते हैं जरा, तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की रेडियस, सीधा फॉर्मूला कर रहा हूँ मैं, ये Q1 की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस, Q1 का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज। तो यहाँ से पहले वाले पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा यहाँ से 5/3 सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये चार्ज आया है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले पे चार्ज लिखूं, ये पहले वाले पे चार्ज आया है, सिमिलरली अगर दूसरे वाले पे चार्ज लिखा जाए तो वो हो जाएगा दूसरे वाले का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आ गई 10/3 सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब ये हमारे पास कनेक्ट करने के बाद दोनों का फाइनल चार्ज आ गया। हमसे चार्ज नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि नया सिग्मा क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक बार जरा इरेज कर रहा हूं। अब अगर मैं नया सिग्मा लिखूं कि भी हर एक पे नई चार्ज डेंसिटी बताइए, इस पे मान लेता हूँ नई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 डैश और इस पर नई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 डैश। और सिग्मा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज अपॉन एरिया। तो पहले स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पहले वाले का चार्ज इनटू पहले वाले का एरिया। तो यहाँ से पहले स्फीयर पे सिग्मा आ गया 5/3 सिग्मा। सिमिलरली दूसरे वाले पे अगर मैं चार्ज डेंसिटी फाइंड करूं तो वो हो जाएगा दूसरे वाले का चार्ज अपॉन दूसरे वाले का एरिया। तो ये हो गया नया सिग्मा 10/3 सिग्मा, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर खत्म, नीचे 4 बच गया। तो ये आ गया हमारे पास, एक बार फिर से मैं चेक कर लेते, सॉरी ये 10 है। तो ये आ गया हमारे पास 2 से ये 5 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, तो 5/6 सिग्मा। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि आफ्टर कनेक्टिंग, पहले कनेक्शन करने से पहले दोनों पे सिग्मा सिग्मा था, और कनेक्शन करने के बाद पोटेंशियल को सेम करने के लिए पहले वाले पे हो जाएगा 5/3 सिग्मा और दूसरे वाले पे 5/6 सिग्मा। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, 5/3 सिग्मा एंड 5/6 सिग्मा, करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था इसमें।
तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो जरूर रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two identical capacitors C1 and C2 of equal capacitance are connected as shown in the figure। ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, दोनों की कैपेसिटेंस चलो मैं C मान लेता हूँ। टर्मिनल्स A and B of the key are connected to the charge the capacitor C1 using battery of EMF E volt। कि पहले A B को कनेक्ट कर रखा है। शुरुआत में हमने क्या कर रखा है कि इस B बोल्ट की बैटरी से ए बी को कनेक्ट करके पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज किया। तो जितना इसके बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही हमारे पास इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया। तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। वन वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, ऊपर वाली प्लेट पे आ जाएगा प्लस का CV, नीचे वाली पे माइनस का CV, क्योंकि लो पोटेंशियल वाली पे नेगेटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल वाली पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, द टर्मिनल B एंड C आर कनेक्टेड। अब A और B को हटा के B और C को आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब इस चार्ज कैपेसिटर को अब न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है अब इसको कनेक्ट किया जा रहा है स्विच की हेल्प से न्यूट्रल कैपेसिटर से, और पूछा कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो अभी अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनना, स्विच करने के बाद में एनर्जी लॉस पूछा, तो स्विच ऑन करने से पहले इस कैपेसिटर में एनर्जी भरी हुई है हाफ CV²। जैसे स्विच को क्लोज किया जाएगा तो दोनों पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उसका फॉर्मूला सीधा अपन काम में ले सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी अपन ने इस पे बात की थी। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब दूसरा वाला न्यूट्रल था तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लिया अपन ने, तो ये आ गया V/2। तो मैं कह सकता हूँ स्विच क्लोज करने के बाद में दोनों के दोनों कैपेसिटर्स का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, V/2। तो इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 रहेगा और दूसरे वाले पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 आ जाएगा। तो आफ्टर स्विच क्लोज पहले वाले के अंदर भरी हुई एनर्जी U1 डैश होगी हाफ C V/2 का स्क्वायर, और आइडेंटिकल है, सेम कैपेसिटेंस सेम वोल्टेज है, तो इतनी ही एनर्जी दूसरे में भी भरी होगी। तो फाइनली पूरे सर्किट में भरी हुई एनर्जी हो गई CV²/4। अब आपसे फाइनल एनर्जी नहीं पूछी, बोला कितना लॉस हुआ है। तो देखो पहले हाफ CV² एनर्जी थी, अब उसमें से केवल 1/4 CV² एनर्जी ही भरी हुई है। साफ साफ देख पा रहा हूँ टोटल का हाफ का केवल 1/4, मतलब 50% एनर्जी ही भरी हुई है। तो 50% का क्या हो गया, लॉस। हाफ CV² में से 1/4 CV² तो भरी हुई है और 1/4 CV² डेफिनेटली लॉस हुई होगी। तो 50% का लॉस देखने को मिला है। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया H। आपसे क्या कहा है कि एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स पे चार्ज है Q, एरिया है A, बीच का सेपरेशन चलो D मान लेते हैं। अब बोला इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, प्लेटों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के फोर्स पे कमेंट करनी है। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं, चलो मैं फोर्स निकालने के लिए मैं इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पर फोर्स निकाल देता हूँ, क्योंकि जितना पॉजिटिव वाली इस नेगेटिव पे लगाएगी अट्रैक्शन का फोर्स F, उतना ही रिएक्शन ये प्लेट करेगी इस पर F। तो किसी एक की वजह से दूसरे पे निकाल सकते हैं। हाँ भाई, तो मैं मान लेता हूँ मैं नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पर फोर्स निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, और एक साइड अगर इन्फाइनाइट शीट के एक साइड चार्ज होता तो उसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q/2A। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो -Q चार्ज वाली प्लेट है वो Q/2A इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, जो कि Q की वजह से। ध्यान देना, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मत लेना, Q/A, वो Q और -Q दोनों की वजह से होता है। हमको -Q पे फोर्स निकालना है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्सटर्नल वाला लेने के लिए +Q का ही लेंगे, क्योंकि -Q खुद पे खुद तो फोर्स लगाने से रहा। तो -Q पे फोर्स निकालने के लिए कह सकता हूँ कि -Q प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/2 तो ये -Q पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन का जो फोर्स हो जाएगा दैट इज Q² / 2A।
और साफ साफ देख सकता हूँ डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है तो नेगेटिव पे ई के अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो इतने म्यूचुअल अट्रैक्शन के फोर्स से ये प्लेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, तो इस हिसाब से तो कैपेसिटर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको मैकेनिकली स्टेबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब भर देते हैं, जिससे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है और साथ में ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो इस म्यूचुअल अट्रैक्शन के अगेंस्ट भी स्टेबल हो जाती है। खैर फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो फोर्स है वो उसका सेपरेशन के साथ कैसा वेरिएशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इन दिस फोर्स एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बिल्कुल सही बात है, स्मॉल डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, नहीं में डिपेंड ही नहीं कर रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। साफ साफ मैं कह सकता हूँ केवल फर्स्ट आंसर होगा हमारे पास 24 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सेम टू सेम यही पिछले वाला क्वेश्चन हो गया एज इट इज। आपसे क्या कहा है कि एक कैपेसिटर है सी कैपेसिटेंस का, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करके वी वोल्ट से चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दी। ठीक है, तो इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस तो वी हो गया, एनर्जी हो गई हाफ सी बी स्क्वायर। अब क्या कहा है, अब अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इससे अपन ने क्या किया, एक अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, आइडेंटिकल है तो फाइनली दोनों एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लेंगे। दोनों पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश आ जाएगा और इस वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1V1 प्लस C2V2, क्योंकि दूसरा वाला चार्ज नहीं है, अपॉन C1 प्लस C2। तो B/2 पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा दोनों पे। अब आपसे क्या कहा है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम कितनी होगी। तो नई एनर्जी स्टोर निकालूंगा, यू फाइनल पूछा है इसने लॉस की वजह। तो फर्स्ट में भरी हुई एनर्जी हो जाएगी हाफ सी B/2 का स्क्वायर, सेकंड में भी सिमेट्री से सी हर वी भी वही है तो सेम ही हो जाएगी। तो स्टोर्ड एनर्जी हो गई 1/4 CB स्क्वायर। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ पहले हाफ थी, अब 1/4 रह गई, तो पहले के कंपैरिजन में जस्ट आधी हो गई। हाफ को 2 से डिवाइड करें तो 1/4 आ जाएगा। तो इसने पूछा है कि द टोटल एनर्जी इंक्रीज एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीजेज बाई हाफ या 2 फैक्टर। मैं कहूँगा डिक्रीज, इंक्रीजेज तो रॉन्ग हो जाएगा, डिक्रीजेज यस बाई अ फैक्टर टू करेक्ट, रिमेन द सेम रॉन्ग, इंक्रीजेज रॉन्ग। तो डिक्रीजेज बाई फैक्टर 2, 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ए बी सी डी। इन चारों के चारों डायग्राम में हमें 10 से लेकर 40 वोल्ट की चार अलग अलग इक्विपोटेंशियल अलग अलग शेप की दिखा रखी है। अब पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम, और वर्क पे कमेंट करवाइए कि दोनों कि हर डायग्राम में मैं एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को ए से बी तक लेके गया तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अपन को पता कुछ नहीं बोला जाए तो एक्सटर्नल का वर्क निकालेंगे। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस चार्ज क्यू को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब प्लस के चार्ज क्यू को लेके गए, फाइनली बी पे लेके गए, और इनिशियल पोटेंशियल है ए वाला। अब किसी भी डायग्राम में देख लो बी का पोटेंशियल हर जगह 40 है, ए का पोटेंशियल हर जगह 10 है। अब हर जगह चार्ज भी सेम, डिफरेंस भी सेम, तो वर्क भी सेम हो जाएगा सबके लिए। कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट इंटू क्यू। अब पढ़ते हैं जरा। तो मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर सी, नहीं भाई सब में सेम होगा। इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम इज रिक्वायर्ड, मिनिमम नहीं, सब में सेम हो जाएगा। मैक्सिमम बोलना है तो सीधा सीधा कह सकते हैं 26 का भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3, K4 as shown in the figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant KH. क्वेश्चन समझना पहले तो जरा। आपसे बोल रखा कि कैपेसिटर एक प्लेट तो ये हो गई, ये वाली प्लेट अपर, और एक प्लेट ये हो गई। मैं ज़रा इसको वर्टिकल प्लेट्स की तरह दिखा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ऑब्जर्व करना इजी हो। ये दो प्लेट्स हैं और आपसे कहा है कि जब इनके अंदर
ये dy2, इधर वाले इस रिमेनिंग dy2 में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है K4 का, और इधर लेफ्ट वाले dy2 में फर्दर 3 टुकड़े किए गए हैं बराबर बराबर। यहाँ ay3 एरिया में K1, देन K2, देन K3 भरा गया है, और हर एक पार्ट का एरिया a/3 है। तो बोल रखा है कि इसकी कैपेसिटेंस आई हमारे पास C, इस पूरे की कुछ अगर मैं निकालूंगा कैपेसिटेंस तो C है। आपसे कहा है कि अगर मैं ये अलग अलग 4 मीडियम भरने की बजाय अगर पूरे के पूरे कैपेसिटर में एक ही मीडियम भर देता कुछ K, तो ये K कितना होगा ये पूछा है, अगर कैपेसिटेंस इसकी भी C है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसकी अगर जब वैक्यूम होता तो इसकी कैपेसिटेंस होती A/ε0/d, तो पूरे के अंदर K मीडियम भर दिया जाए तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी K। इस क्वेश्चन ने C कहा है, तो आप इस पूरे सिस्टम की भी कैपेसिटेंस निकाल दीजिए और उसको भी C के बराबर कर दोगे तो अपने आप के कंपैरिजन से आ जाएगा। तो बेसिकली करने क्या वाले हैं अपन, इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं और उसको Ka/ε/d के बराबर रखने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जरा। हाँ भाई, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास देखो, इसको मैं 4 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मान लेता हूँ। मेथड सुनना जरा, मेथड 1 कि हमारे पास ये d/2 का है सेपरेशन और ये भी d/2 का, तो एक कैपेसिटर तो मान लिया मैंने पूरे के पूरे एरिया का जिसका सेपरेशन है d/2, और इसके अंदर मीडियम भरा हुआ है K4। फिर इसके साथ में ये K1, K2, K3 के 3 जो कैपेसिटर है ये हमारे पास ये भी लाइन से हो गए, एक यहाँ K1 वाला, K2 वाला और ये K3 वाला। ठीक है, K1, K2, K3, K1, K2, K3 एक दूसरे के लिए पैरेलल में हो गए, और इनका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो इस K4 वाले के साथ सीरीज में हो गया। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस निकाल दूं तो वो Ka/ε0/d के बराबर हो। तो इसकी कैपेसिटेंस लेके पहले वाले K1 वाले की तो वो हो जाएगी, एरिया है A/3, A/ε0/d की जगह d, सॉरी यहाँ d सही, d की जगह लिखा जाएगा d/2 इंटू K1। सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा, बस इसके कैपेसिटेंस अगर मैं लिखूँ तो A/ε0 में d/2, K की जगह K2, सेम इसका हो जाएगा, बस K2 की जगह K3 हो जाएगा। इसकी कैपेसिटेंस लिखते हैं तो ये हो जाएगी, एरिया इसका पूरा A है, ε0/d की जगह d/2 और K की जगह K4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये तीनों कैपेसिटर 1, 2, 3 वाले हो गए पैरेलल में। अब पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाती है, तो मैं कहूँगा इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, तो इनकी कैपेसिटेंस आ गई 2/3 A/ε0/d, तो आ गया कॉमन K1, K2, K3 के K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐड हो गए साथ में। अब इस पूरे के साथ में ये K4 वाला आ गया सीरीज में, K4। ठीक है, अब इस पूरे दोनों सीरीज का अगर मैं C इक्वलेंट निकालूं तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। और क्वेश्चन ने बोला है कि इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी ही है जितनी K वाले मीडियम, K मीडियम से भरे हुए कैपेसिटर की है, जो कि है Ka/ε/d। तो C की जगह, C इक्वलेंट की जगह मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ यहाँ से Ka/ε/d। क्लियर, तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करो तो A/ε/d तो सब में से कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो रिलेशन क्या बच गया, 1/K इक्वल टू, यहाँ से हो गया 3/2 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/2 K4। ये आ गया रिलेशन। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या,
चलो थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देता हूँ इसे। इस 2 को कॉमन लेके ऊपर मल्टीपल कर दो, तो ये आंसर जरा मैं इधर लिख रहा हूँ। 2 को अगर यहाँ मल्टीपल कर दोगे तो ये आ गया 2/k इक्वल टू 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4, और ऐसा आंसर दे रखा है अपन को थर्ड ऑप्शन। ठीक है, दोबारा सुनना जरा। मैंने बेसिकली क्या किया, पूरे मीडियम को एक ही मीडियम से रिप्लेस कर दिया। अब इक्विवेलेंट के पूछा इस मीडियम के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट्स के लिए मैंने क्या किया, इन इसको 4 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मान लिया। ये तीनों कैपेसिटर म्यूचुअली पैरेलल हो गए और उसके साथ ये सीरीज में हो गया। अब जब सी इक्विवेलेंट निकाला यहाँ से, तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू इन C1 C2 को मैंने रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया, और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू वहाँ से के एप्सिलॉन अपॉन के ए एप्सिलॉन अपॉन डी रख दी। यहाँ से के की वैल्यू कंपेयर होकर आ गई। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअल में ये जो सॉल्यूशन है जो दिया गया है, नीट ने बिल्कुल यही जो आंसर मैं दे रहा हूँ यही करेक्ट माना है, बट रियलिटी में कॉन्सेप्चुअली ये गलत है। क्यों गलत है, जरा उसका रीजन सुनते हैं। गलत कैसे है, ध्यान देना कि देखो, अगर कैपेसिटर में अगर वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई। अब अगर इसमें के कॉन्स्टेंट का मीडियम भर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E/K। और जब भी किसी डी सेपरेशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो वो होता है एडी। ठीक है, अब इसी इन्फॉर्मेशन को मैं काम में ले रहा हूँ। तो हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, यहाँ भरा हुआ है K1, यहाँ भरा हुआ है K2, यहाँ भरा हुआ है K3, और इस पूरे में K4। अब इस पूरे जोन में तो चलो अपन ने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में अगर ई रहा होगा तो यहाँ हो गया E/K4, लेकिन यहाँ होगा E/K1, E/K2, E/K3। तो इस dy2 के अक्रॉस उतना ही ड्रॉप हो E अपन, देखो इस पे ड्रॉप कितना लिखूंगा मैं, इसके इस dy2 पे ड्रॉप कितना लिखूंगा, E/K, E/K1 तो हो गया इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dy2 से मल्टीपल कर दूं तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये ई वैक्यूम वाला dy2, अब इन सारे K1 K2 K3 इन तीनों के लिए dy2 तो सेम है, ई वैक्यूम वाला सेम है, K1 K2 अलग अलग है, तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की गारंटी नहीं है। अब इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की गारंटी नहीं है, तो इन तीनों के पैरेलल में भी होने की गारंटी नहीं है, जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में मान लिया था। तो अब मैं कह सकता हूँ K1 K2 K3 वाले जो कैपेसिटर बनेंगे वो पैरेलल में होने की कोई गारंटी नहीं है, बट एक चीज की गारंटी है। वो क्या है कि ये प्लेट और ये प्लेट, ये पूरी प्लेट एक ही है, ये पूरी प्लेट एक ही है। अगर इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल हमारे पास यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x, इसका यहाँ y है तो यहाँ भी y, यहाँ भी y। तो मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो डिफरेंस है वो हमेशा x माइनस y है। तो K1 K2 के पैरेलल होने की गारंटी तो नहीं है, बट मैं K1 और यहाँ सेम एरिया का अगर K4 का कैपेसिटर मान लूं, तो आप क्या करो, K4 को 3 टुकड़ों में तोड़ दो, तो ये K1 K4 ये पक्का सीरीज में होंगे, ये K2 K4 ये पक्का सीरीज में होंगे, ये K3 K4 ये पक्का सीरीज में होंगे। फिर जो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपस में पैरेलल में होगा, क्योंकि x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो रियलिटी में मेरे को करना क्या चाहिए, उस कैपेसिटर को तीन के तीन पैरेलल प्लस सीरीज की बजाय उसको अपन को क्या करना चाहिए, ये dy2 था, ये K1 K2 K3, हमको इस K4 को भी 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये K1 K4 पक्का सीरीज में होंगे A/3 एरिया, K2 K4 भी पक्का सीरीज में होंगे A/3 एरिया, K3 K4 भी पक्का सीरीज में होंगे A/3 एरिया। तो मैं कह सकता हूँ उसको 6 कैपेसिटर मानना पड़ेगा अपन को, ऊपर वाले 2 सीरीज में, जहाँ इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह dy2 K1। सिमिलरली इसमें सेम एरिया सबको सेम रखते हुए K4 रख देंगे। फिर नीचे आ जाएगा हमारे पास सेम सब कुछ डाटा है, बस K2 हो गया, इसमें K4 हो जाएगा फिर से। सिमिलरली नीचे थर्ड वाला 2/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी K3, इसका हो जाएगा 2/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी K4, और ये तीनों बन जाएंगे म्यूचुअली हमारे पास पैरेलल में। तो अब अगर मैं सी इक्विवेलेंट देखूं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो नो डाउट कैलकुलेशन ज़्यादा ही है बट कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। इनका सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होगा, इनके सीरीज के कॉम्बिनेशन प्लस इनके सीरीज के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो ऊपर वाले का अगर मैं सी इक्विवेलेंट लिखूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐड कर देता हूँ चलो। इसका अगर मैं C1 डैश बोल दूँ, इसका C2 डैश और इसका C3 डैश, एक चीज़ तो क्लियर है, के इक्विवेलेंट पूछा तो जो भी इस पूरे सर्किट का सी इक्विवेलेंट आएगा वो तो अभी भी के टाइम्स ए एप्सिलॉन अपॉन डी रखा जाएगा ताकि के की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, हाँ भाई इनको C1 डैश निकालता हूँ, तो यहाँ से 1/C1 डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये आ गया 3D/2A/0 1/K1 प्लस 1/K2। सिमिलरली यहाँ से C2 डैश भी आ जाएगा, तो सीधा सीधा C1 डैश लिख देता हूँ मैं यहाँ से, ये आ गया 2A/3D 1/K1 प्लस 1 सॉरी K2 नहीं K4 हो गए, K4, और एग्जैक्टली सिमेट्री से इसका C2 डैश आ जाएगा हमारे पास, सब कुछ सेम रहेगा 1/K1 बस K1 की जगह K2 हो जाएगा, K4 तो है ही, C3 डैश आ जाएगा 2A/0/3D 1/K2 की जगह K3 प्लस 1/K4। C1 डैश C2 डैश और C3 डैश तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए, तो C इक्विवेलेंट जो होगा सर्किट का वो हो जाएगा C1 डैश प्लस C2 डैश, ये कॉमन ले लिया, प्लस C3 डैश, और इस C इक्विवेलेंट को बराबर रख देंगे के ए एप्सिलॉन अपॉन डी के। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब जरा मेरे को स्पेस की जरूरत है तो मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए एप्सिलॉन अपॉन डी से ए एप्सिलॉन अपॉन डी कैंसिल, तो 2/3 यहाँ से रिलेशन आ गया K1 K4 अपॉन में K1 प्लस K4 प्लस K2 K4 अपॉन में K2 प्लस K4 प्लस K2 K सॉरी यहाँ K3 आएगा K3 K4 अपॉन में K3 प्लस K4 इक्वल टू K। ये K की वैल्यू होनी चाहिए जो हमेशा वैलिड है। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो इसका कोई आंसर नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस, बोनस होना चाहिए था क्वेश्चन। बट नीट ने क्या किया, नीट ने क्या किया, इनको तो मान लिया था पैरेलल में और जो भी इनके साथ आया उसको सीरीज में मान लिया। रियलिटी में आंसर ये आना चाहिए था। अब होगा क्या कि ये तो देखो हमेशा वैलिड है, अब K1 K2 K3 K4 की कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए मैं ये वाला सेटअप करके आंसर निकालूं या ये वाला सेटअप करके आंसर निकाल लूं, हो सकता है कि वैल्यू सेम ही आ जाए। सुनना ध्यान से, कि ऐसी वैल्यू पॉसिबल है K1 K2 K3 K4 की कि जिनके लिए हमारे पास मैं ये वाला सर्किट बनाऊं चाहिए ये सर्किट बनाऊं, दोनों से आंसर सेम ही आ जाए, तो उन पर्टिकुलर केसेस में दोनों से आंसर जब सेम ही आ रहा है तो अपन सेकंड आंसर दे सकते हैं। नीट ने रियलिटी में तो देखो ये जुगाड़ ही है। ठीक है, करेक्ट आंसर नो डाउट यही होगा जो सीरीज अपन दोनों को सीरीज सीरीज मान के फिर पैरेलल में कॉम्बिनेशन देखेंगे इनका, करेक्ट आंसर यही है। बट नीट ने उसको बेस्ट पॉसिबल आंसर कैसे मान लिया कि देखो इसकी पर्टिकुलर कुछ K1 K2 K3 K4 की वैल्यू के लिए हो सकता है कि यही आंसर आ जाए, तो उसने इसी को बेस्ट पॉसिबल आंसर मान लिया, यहाँ पर उसको सीरीज ना मान के सीधा पैरेलल को ही आंसर दे दिया। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है, क्लियर। अब आगे तुम सवाल आता है कि तुम्हें नीट में क्या मानना है, तो नो डाउट मैं कहूंगा तुम्हें यही फॉलो करना है जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अपन यहाँ पर गारंटी से नहीं कह सकते कि K1 K2 और K3 पैरेलल में होंगे, हाँ लेकिन K1 K4 K2 K4 और K3 K4 की सीरीज में होने की गारंटी है, तो यही कंसेप्ट फॉलो करना। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन देखते हैं 28। A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the figure
when the switch S is turned to position 2 the percentage of its stored energy dissipated कितना होगा हमारे पास। सेम उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, मैं डाटा चेंज कर दिया। अब क्या कहा है कि अभी पहले इस 2 वोल्ट को अपन ने बैटरी से चार्ज कर लिया, मैं इसको एक बार के लिए सी और इसको 4 सी कह देता हूँ, ठीक है। अब इसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो इस पे V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी हो गई हाफ सी बी स्क्वायर। अब जैसे ही इसको 4 सी के न्यूट्रल कैपेसिटर से तुम कनेक्ट करोगे तो ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लेंगे, फाइनली बी डैश बी डैश, और उस बी डैश की वैल्यू हो जाएगी C1V1 प्लस C2V2, दूसरा वाला न्यूट्रल था, अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V/5। तो मैं कह सकता हूं कि जब इनको कनेक्ट कर दोगे तो फाइनली दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस B/5 हो जाएगा। तो 1 में भरी हुई एनर्जी हो जाएगी हाफ सी B/5 का स्क्वायर, 2 में भरी हुई एनर्जी हो जाएगी हाफ, उसका कैपेसिटेंस अब 5C है, सॉरी 4C है, तो हाफ 4C इंटू B/5 का स्क्वायर। तो यहां से एनर्जी आ रही है हमारे पास CB² हाफ CB² इंटू 25 प्लस यहाँ से हो गया 2C इंटू B²/25। ये फाइनल एनर्जी है जो भरी हुई है। तो मैं CB²/25 कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 प्लस 2, तो 3/2 सॉरी 5/2 CB²/25। तो ये एनर्जी आ गई CB², 5 हो जाएगा 5 टाइम्स 10। तो इतनी एनर्जी फाइनली भरी हुई है। पहले एनर्जी थी CB²/2, अब भरी हुई है CB²/10। अब आपसे पूछा क्या है कि द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, कि स्टोर्ड एनर्जी का कितना परसेंट डिसिपेट हुआ है। तो पहले देखो इतना भरा हुआ था, अब इतना भरा हुआ, तो डिसिपेट कितना हुआ है हमारे पास, जितना चेंज हुआ है। तो मैं परसेंटेज हीट अगर निकालूं कितना डिसिपेट हुई है, तो इनिशियली कुछ भरी हुई थी कुछ, और फाइनली कुछ यू फाइनल भरी हुई है, जितना कम हुई है डिफरेंस में उतना लॉस हुआ है, अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ गया, लॉस अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब बस वैल्यू रख दो इसमें। इनिशियल थी CB²/2, CB² चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इनिशियल थी CB²/2, फाइनली हो गई CB²/10, अपॉन में इनिशियल थी CB²/2 इंटू 100%। CB² से CB² कॉमन आके कैंसिल, नीचे बच गया 1/2, ऊपर 10 एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा 5 - 1 इंटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 4/5 इंटू 2 इंटू 100। तो यहाँ से वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमारे पास, 8/5 इंटू 100%। तो ये आ गया हमारे पास सॉरी 800/5। तो परसेंटेज चेंज आ गया हमारे पास कितना, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, दोबारा देखो। तो यहाँ से ये कितना हो गया 4/10, 4/10 हो गया, ऊपर जाएगा 2 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ गई, जीरो से जीरो कैंसिल, 80%। 80% हीट का एनर्जी का जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, distance of separation between the plate is D and potential difference V is applied between the plates। आपसे कहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C दे रखी है, डिफरेंस V है, तो चार्ज कितना हो जाएगा इस प्लेट पे, Q इक्वल टू CV। सेपरेशन इनके बीच का D दे रखा है, और आपसे पूछा है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स कितना होगा। थोड़ी देर पहले अपने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि एक दूसरे की वजह से अगर फोर्स निकालूं तो कह सकता हूँ अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आप क्या करो, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो, केवल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q/2A∪0, सिग्मा/2A∪0, ठीक है। याद हो तो अपन ने क्वेश्चन किया था इस तरह का। ये वाला याद है, सेम टू सेम क्वेश्चन है।
तो मैं नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू स्क्वायर अपॉन 2a/0। अब अपन को सारा आंसर सी बी और डी की फॉर्म में देना है, तो क्यू की जगह मैं सी बी लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर। अब a/0 को भी अपन को क्या करना है, डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पीपीसी के लिए, a/0 अपॉन डी, तो a इंटू एप्सिलॉन की जगह सी डी लिख दो, तो ये बन गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2, a/0 की जगह सी डी लिख दिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया सी बी स्क्वायर बाई 2d। ठीक है, तो सी बी स्क्वायर बाई 2d, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन अ चार्ज क्यू। आपसे कहा है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर को चार्ज देंगे कंडक्टिंग को, तो ये आउटर सरफेस पे फैल जाएगा, होलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली। सेंटर पे पूछा है, तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और अंदर पोटेंशियल हर जगह उतना ही होता है, इतना सरफेस पे होता है, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर, या बोल दो क्यू अपॉन के की वैल्यू 1/4πε0 और ये आर। तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा दिस क्यू अपन 4πε0r, दोनों में दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट सेंटर पे जीरो, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट, देखो एक रीजन का पोटेंशियल दे रखा है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, where v is in volt and xyz in meters, the electric force experienced by a 2 coulomb situated at point 111। आपसे बोला है कि एक चार्ज 2 कूलम इस पॉइंट पे रखा हुआ, तो फोर्स कितना लगेगा। पहले तो मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल सकता है, जब वोल्टेज तुम्हें एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखे हो, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। पहले v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा। फिर v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो j कैप आ जाएगा। फिर v का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो k कैप कंपोनेंट आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y और z को एज अ कांस्टेंट मान लेंगे। y के रेस्पेक्ट में करते टाइम x और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते टाइम x और y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, अब पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, x का x के रेस्पेक्ट में 1 6 बच गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 8y बच जाएगा, y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन जीरो, y और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो डिफरेंशिएशन जीरो, तो इतना तो आ गया आई कैप प्लस। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, डिफरेंशिएशन जीरो, y का y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 8x बच गया, y का y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 8 बच गया, y का y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस का 6z बच गया, दिस इज जे कैप कंपोनेंट। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x और y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, इन तीनों का डिफरेंशिएशन जीरो, z का z के रेस्पेक्ट में 1 6 पाई k कैप। अब जरा माइनस अंदर मल्टीपल कर देते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ गया किसी भी जगह पे 8y माइनस 6i कैप प्लस, माइनस अंदर मल्टीपल करो, 8x प्लस 8 माइनस 6zj कैप एंड माइनस 6/k कैप। ये हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। तो 1,1,1 पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखूं, तो हर जगह की जगह 1 1 1 रख दो, वाई एक्स वाई जेड तीनों की जगह 1 1 1 रख दे, तो ये बन जाएगा 2i कैप, ये बन जाएगा हमारे पास 1 रखेंगे एक्स की जगह और जेड की जगह भी 1, तो ये हो गया हमारे पास 10j कैप। ठीक है, यहाँ वाई की जगह 1 रखेंगे तो 6k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट 140, या इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 इंटू 35 से 2√35। ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, अपन से फोर्स पूछा है, तो 2√35 चलो अच्छा ऑप्शन नहीं। अब आपसे बोला फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक चार्ज को रखा जाता है, तो फोर्स होता है क्यू ई, क्यू की जगह 2 कूलम रखेंगे, ई की जगह 2√35, तो इस 2 कूलम पे लगने वाला फोर्स होगा 4√35 न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 जहां K2 ज़्यादा है are inserted between plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field between the plates with distance d as measured from the plate is correctly shown. आपसे क्या कहा है कि ये हमारे पास एक पीपीसी दे रखा है, उसमें डिस्टेंस के साथ ई का वेरिएशन बताना है। अगर यहाँ जो वैक्यूम वाली जगह वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई नोट मान लूँ, तो अपन को पता है वैक्यूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है तो मीडियम जहाँ भरा जाता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जोन में वैक्यूम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नोट। फिर जैसे डाइलेक्ट्रिक वाले जोन में जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ई नोट बाई K1। फिर से वैक्यूम वाला आ गया, फिर से ई नोट हो जाएगा। फिर से डाइलेक्ट्रिक वाला आ जाएगा तो फिर से बाई के हो जाएगा। इस बार के ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा घटेगी, तो यहाँ आएगा ई नोट बाई K2 क्योंकि के ज़्यादा है। देन अगेन फिर वैक्यूम वाला आ गया, तो ये वेरिएशन होगा हमारे पास इस प्लेट से इस प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है अपन को, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए, बी एंड सी 3 पॉइंट्स ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कमेंट करनी है। सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर अपन जाते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा रिड्यूस होता है, अपोजिट में जाएंगे तो डिक्रीज होगा, परपेंडिकुलर में जाएंगे तो सेम रहेगा। तो साफ साफ कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल घटता है तो बी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, देन सी का, और सबसे कम होगा ए का। तो आपसे पूछा मैक्सिमम एट बी, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम एट सी रॉन्ग हो गया, सेम हर जगह नहीं है। मैक्सिमम एट ए नहीं, मिनिमम होगा। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E इंटेंसिटी का, और इसमें हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। मान लो इस डाइपोल को अपन ने E से थीटा एंगल पर रख दिया, जो फॉर्मूला में थीटा माना हुआ सेम भाई। The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field। बिल्कुल यही थीटा बोल दिया कि डाइपोल का एक्सेस ई से थीटा बना रहा है। Assuming that the potential energy of the dipole to be zero at when 90 डिग्री, वही रेफरेंस ले लिया जो डाइपोल के लिए थ्योरेटिकली माना जाता है। तो इस टाइम टॉर्क और इस पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी, तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई। तो यहाँ टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, पी ई, और पी और ई के बीच में एंगल का साइन थीटा, इतना तो टॉर्क होगा। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, टॉर्क है पी साइन थीटा। पी साइन थीटा फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, ये तो गलत हो गया, या माइनस पी कॉस थीटा या माइनस 2p कॉस थीटा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 point charges minus q minus small q 2q and 2 capital Q are placed at each corner of a square. The relation q and small q for which the potential at the center of the square is 0। आपसे क्या कहा है कि एक स्क्वायर है ये, मैं इसकी साइड चलो a मान लेता हूँ, और इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं माइनस क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, 2q एंड 2q, और बोला है कि सेंटर पे पोटेंशियल 0 करना है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगी पाइथागोरस से √2a, और √2a का हाफ a बाई √2। चलो इसको एक बार के लिए मैं r बोल देता हूँ। अब सेंटर पे पोटेंशियल निकालना, तो यहाँ 1 कूलम मान लो, हर एक की वजह से k q1 q2 बाई r ही लगा दो। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस 2q की वजह से k 2q बाई r प्लस का, माइनस q की वजह से हो जाएगा माइनस k q बाई r, इस 2q की वजह से प्लस का k 2q बाई r, इस माइनस q की वजह से माइनस का k q बाई r, इसको 0 के बराबर करना है। तो ये आ गया k q बाई r प्लस के स्मॉल क्यू बाई आर इक्वल टू 0। के बाई आर कॉमन आके 0 चला जाएगा। ठीक है, के बाई आर कॉमन ले लिया, ये 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं साफ साफ कह सकता हूँ स्मॉल कैपिटल क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस स्मॉल क्यू। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A parallel plate capacitor have uniform electric field E in space between the plates. आपसे कहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E का. If the distance between the plates is D and area of the plate is A, तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भरी हुई एनर्जी डेंसिटी होती है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. अब जब ई यूनिफॉर्म है तो रो यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो स्टोर्ड एनर्जी किसी भी वॉल्यूम में निकालने के लिए रो इंटू वॉल्यूम कर दूंगा. अगर ई नॉन यूनिफॉर्म होता तो रो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाता. तो पहले मैं एक एलिमेंट की एनर्जी निकालता रो इंटू डी वी वॉल्यूम की, फिर इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी आ जाएगी. फिलहाल क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी ई यूनिफॉर्म दे रखा है तो एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी. तो एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो पूरे वॉल्यूम में भरी हुई एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास रो इंटू वॉल्यूम. अब एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ डी. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी. थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two metallic sphere of radius 1 centimeter and 3 centimeter are given charges of minus. Two metallic sphere है, conducting sphere है, radius है 1 centimeter and 3 centimeter. Given charges of minus 10 to the power minus 2 coulomb and plus 5 into 10 to the power minus 2 coulomb. If these are connected by a connecting wire, the final charge on the bigger sphere पूछा. देखो वही वाला रिजल्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि अगर इस पे हमारे पास Q1 चार्ज है, पहले रेडियस R1 है, इस पे Q2 चार्ज रेडियस R1 है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो गया. तो फाइनली कनेक्ट करने के बाद में जो इन पे चार्ज जाएगा वो इनकी रेडियस के रेशो में जाएगा. Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू होगी दैट इज R1 बाई R2. ये ऑलरेडी अपन को रिजल्ट पता होता है कि जब भी अपन स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस तरह से होता है कि बना लेता है सेम, जिसकी वजह से Q1 बाई Q2 बराबर R1 बाई R2. तो मैं कहूँगा इनके जो रेस्पेक्टिव चार्ज है, जैसे अगर मैं 2 वाले पे चार्ज निकालना तो वो कितना हो जाएगा 2 वाले का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज, जो दोनों पे मिलके था. आपसे बड़े वाले पे चार्ज पूछा है तो बिगर वाले स्फीयर पे हमारे पास जो चार्ज लिखा जाएगा Q2 वो हो जाएगा बिगर वाले की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस, रेशो आ गया है बिगर वाले का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज कितने दोनों को मिला के -1 + 5, टोटल चार्ज हो गया 4 × 10 की पावर -2 कूलम. तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 3 × 10 की पावर -2 कूलम चार्ज रहेगा आफ्टर कनेक्टिंग बिगर ड्रॉप, बिगर वाले स्फीयर पे. सेकंड ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 4 इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q minus Q minus Q are placed at the corners of a square of side 2L. ये 2L साइड का हमारे पास स्फीयर है. The electric potential at point A midway between the two charges Q and QH. मिड पॉइंट इस A पे पोटेंशियल पूछा. तो कैसे पोटेंशियल निकालते हैं. पहले तो चलो मैं हर एक से डिस्टेंस निकालता हूँ. Q और Q से तो डिस्टेंस इसकी LL हो जाएगी, माइनस Q से इसकी पाइथागोरस से डिस्टेंस हो जाएगी. ये 2L और ये L है तो √5L. सिमिलरली ये भी हो जाएगा √5L. अब ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखा जाए तो इस प्लस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा KQ/L. इस प्लस क्यू की वजह से भी सेम ही आ गया. इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ का हो जाएगा -KQ/√5L. इस माइनस क्यू की वजह से भी सेम ही आ गया. तो 2KQ कॉमन ले लिया, 2KQ/L कॉमन ले लेते हैं. 1 - 1/√5 विल बी द पोटेंशियल. फर्दर इसको मॉडिफाई करते हैं तो 2Q/L K की जगह 1/4πε0 1 - 1/√5. अब देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है. तो 2Q/L 1 - 1/√5. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो पार्ट 2 में हमने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए टोटल. ठीक है. 18 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे. 20 क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट में डिस्कस कर लिए अपन ने. और रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपन जो है 54 तक जो और क्वेश्चन आए हुए हैं 2005 के, उनको अपन हमारे थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे. तब तक सब लोग पढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड लक सभी को.